हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो आज हम आपको पीरियोडिसिटी के अंतर्गत कुछ प्रॉपर्टी जो हैं एलिमेंट्स के उनको बताने जा रहे हैं। और पीरियोडिक टेबल में उनका जो पोजीशन है, ठीक है, मतलब अगर कोई एलिमेंट जब आपका पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाता है या ग्रुप में टॉप टू बॉटम आता है तो क्या चेंजेज होते हैं उसमें, ये चेंज आपको देखना है। तो हमने इससे पहले जो पहली प्रॉपर्टी थी एटॉमिक रेडियस, वो हम आपको बता चुके हैं। आज हम बात करेंगे सेकंड प्रॉपर्टी का, ठीक है, जो कि क्या है आपका आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल, या इसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी भी बोलते हैं, या सॉरी एस लिख दीजिए, आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी बोला जाता है इसको, ठीक है। ये तीन चीज़ें आपकी, जनरली इसको आईपी, ठीक है, या आईई से इसको डिनोट किया जाता है, ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी। और इसकी हिंदी होती है आयनन विभव, आयनन विभव, ठीक है। तो ये है आपका आयनन विभव। अब आयनन विभव होता क्या है, थोड़ा उसके विषय में देखते हैं, किससे कहते हैं आयनन विभव। जैसे देखो, सपोज दैट आपके पास ये एक न्यूक्लियस है, ठीक है, ये एक न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के बाहर कुछ सेल्स हैं आपके, माना हमने कुछ सेल दिखा दिए, ठीक है। ये सपोज के सेल है, एल, एम और एन, ठीक है, चार सेल हमने यहाँ पर दिखला दिए हैं, के, एल, एम, एन। अब देखो क्या है, सपोज दैट इसमें, ठीक है, इसके जो आउटर मोस्ट सेल है, सबसे बाहरी सेल, बाह्य सेल आपका ये है, यहाँ पर आपका सपोज दैट आपका इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था इससे पहले जेफ के विषय में, या जेड इफेक्ट, ठीक है। जेड इफेक्ट क्या होता है, इसको हिंदी में बोला जाता है प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश होता क्या है प्रभावी नाभिकीय आवेश मीन्स ये होता है कि ये जो न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, ये जो न्यूक्लियस है आपका, ठीक है, ये आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसको अपनी तरफ खींचने पर जो इफेक्ट डालता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। या आप सिंपल शब्दों में बोल सकते हो कि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फोर्स, या प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं, जेड इफेक्ट बोला जाता है। तो अगर हम आपसे ये कहें कि इस आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन निकालें हम, ठीक है, अगर हमें, भाई ये तो आपको मालूम है कि न्यूक्लियस, ठीक है, जो होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, ठीक है, लेकिन हम आपसे ये कह रहे हैं कि ये सपोज दैट कि जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है, इसको निकालना हो, तो इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, कैसे निकलेगा ये, इसको निकालने के लिए इस एटम को कुछ एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, ठीक है, क्या कुछ एनर्जी देनी पड़ती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो ये न्यूक्लियस तो कभी नहीं चाहेगा ना, न्यूक्लियस कभी नहीं चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन चले जाए, क्योंकि उसके पास धनायन है, इसके पास ऋणायन है, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, ठीक है। लेकिन हमें ये करना है कि इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है, यहाँ से बाहर करना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को बाहर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ एनर्जी देनी पड़ती है। जो एनर्जी आप देते हैं इलेक्ट्रॉन को बाहर करने में, ठीक है, उसके बाहरी सेल से इलेक्ट्रॉन को बाहरी सेल से बाहर करने के लिए
जो एनर्जी देने आप जो एनर्जी देते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, आयनन विभव कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका आयनन विभव की परिभाषा तो ये होगी, लेकिन एग्जैक्ट में ये परिभाषा अभी भी इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट किस रीजन से, देखो यहाँ पर हम एक नाम देते हैं, क्या, विलगित गैसीय परमाणु। ठीक है, विलगित गैसीय परमाणु। ठीक है, विलगित गैसीय परमाणु का अर्थ क्या होता है, इसको जरा ध्यान से देखेंगे आप। विलगित का मतलब होता है अलग अलग करना। ठीक है, जैसे आपको पता है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके विषय में अगर हम देखें तो हम जानते हैं जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, वो आपस में काफ़ी क्लोज होते हैं और उनके बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, वो काफ़ी आप कह सकते हो अधिक होता है, या सॉरी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की बात हम करें, ठीक है, अंतराणविक जो स्थान होता है वो बहुत कम होता है। मतलब जो ठोस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काफ़ी क्लोज इस तरीके से जुड़े हुए रहते हैं एक दूसरे से। ठीक है, मतलब इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स काफ़ी अधिक होता है, तो इनको तोड़ना जो है, ठीक है, इन मॉलिक्यूल्स को अलग करना बहुत कठिन होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, अब सीधे आते हैं सॉलिड के बाद लिक्विड पे। ठीक है, तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स थोड़ी सी दूर रहते हैं और सबसे अधिक दूर कौन रहते हैं, आपके गैसेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ऑलरेडी आपके काफ़ी दूर दूर होते हैं। तो इनमें से इन मॉलिक्यूल्स को, ठीक है, हटाना आसान है, इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स काफ़ी कम होता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखो जो आपके एटम है, आपके जो भी एलिमेंट है, किसी भी एलिमेंट से अगर आप इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, ठीक है, तो जो एनर्जी आप देते हैं उसको तो हम आयनन ऊर्जा कहते हैं। लेकिन अगर हम किसी मेटल की बात करें, गैस में तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, गैस अगर कंडीशन में, गैस की कंडीशन में उसके मॉलिक्यूल्स तो ऑलरेडी आपके दूर दूर होते हैं ना, तो वहाँ से आपका, वहाँ जब अट्रैक्शन फोर्स कम लगेगा तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए जो है कि जब इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है वाय कोश से, रीजन यही है। देखो अगर आप कोई सॉलिड मॉलिक्यूल्स लेते हैं, ठीक है, सॉलिड लेते हैं, तो सॉलिड से अगर आपको मॉलिक्यूल्स निकालना हो, मतलब इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स को अगर कम करना हो, ठीक है, तो इसको अलग करने के लिए बहुत अधिक एनर्जी देनी पड़ती है। इसलिए यहाँ पर हम आसान करने के लिए गैसीय परमाणु की बात करते हैं कि जो एटम है आपका, ठीक है, जो एलिमेंट है उसको हमें गैस स्टेट में लाना पड़ता है। उसके बाद हम उसमें से आसानी से इलेक्ट्रॉन को अलग कर सकते हैं उसके आउटर मोस्ट। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं क्या, विलगित गैसीय परमाणु के विषय की। ठीक है, तो विलगित गैसीय परमाणु का मतलब ये होता है कि जो आपके एलिमेंट्स हैं, ठीक है, अगर वो सॉलिड स्टेट में है तो उनको आप पहले गैसीय स्टेट में कन्वर्ट करिए। ठीक है, गैस स्टेट में लाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा, जब गैस स्टेट में कोई एलिमेंट आ जाता है तो वहाँ से आप उसको आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, जो आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन है उसको ईजिली आप बाहर निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। तो इसका जो करेक्ट डेफिनेशन होगा तो हम ये कह सकते हैं कि किसी गैसीय, किसी विलगित, ठीक है, किसी विलगित गैसीय परमाणु, किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्य कोश से, ठीक है, बाह्य कोश से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दी गई ऊर्जा को आईपी या आईई बोलते हैं। ठीक है, आईई कहते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ और इसमें आप देखेंगे कि अगर कोई एटम है ए, ठीक है, उससे अगर एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, ठीक है, इस तरीके से ए एक एटम है,
इसमें से जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो आपको ये मालूम होगा कि कोई भी एलिमेंट है अगर उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है, ठीक है, तो क्या बनाता है वो धनायन बनाते हैं। तो जब ये आप एक इलेक्ट्रॉन सपोज दैट निकल रहा है तो ए प्लस आएगा और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन। अब इस एक इलेक्ट्रॉन को, ये जो इलेक्ट्रॉन निकला है, ठीक है, इस अगर ये इलेक्ट्रॉन इस एटम से निकल रहा है तो इसको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी ना आपको, और वही एनर्जी क्या कहलाएगी आपकी, आई ई कहलाएगी, आयनन ऊर्जा या आयनन विभव। इसके अलावा इसके बाद देखो, अगर अब आपके पास एक इलेक्ट्रॉन और निकालना हो, ठीक है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन है अब ए से नहीं निकलेगा, किससे निकलेगा, ए प्लस, ठीक है। तो अब इससे जब एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो फिर आपको आई ई देना पड़ेगा, बनाएगा क्या, ए टू प्लस और ई माइनस। फिर अगर एक इलेक्ट्रॉन और निकालते हैं आप तो ए टू प्लस से निकलेगा और आई ई आपको देना पड़ेगा, तो आपको मिल जाएगा 3 प्लस, ए पे 3 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। इसको कहते हैं प्रथम आयनन विभव, ठीक है, आई ई 1। ये हो गया आपका द्वितीय आयनन विभव आई ई टू, और ये हो जाएगा आई ई 3 तृतीय आयनन विभव। तो इस तरीके से आप अगर हम यहाँ पर बात करें कि एक इलेक्ट्रॉन निकला तो आयनन ऊर्जा कुछ आपको देनी पड़ेगी, दूसरा निकलेगा तो कुछ और देना पड़ेगा, तीसरा निकलेगा तो कुछ और देना पड़ेगा। तो इनका एक मतलब पहले आप जो है इनको समझिए कि किसी विलगित गैसीय, पहले तो इसकी परिभाषा क्लियर कर लीजिए आप। किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्य कोश से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दी गई ऊर्जा को आई ई कहते हैं। और अगर ए कोई आप यहाँ पर एटम मान ले रहे हैं, ठीक है, तो ए से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ए प्लस बनेगा, फिर ए प्लस से एक इलेक्ट्रॉन और निकाला आपने ए टू प्लस से एक इलेक्ट्रॉन और निकलेगा तो ए 3 प्लस बनता है। चलिए, आशा करते हैं आप इसको लिख चुके होंगे, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा एक बार और इसको मैं आपको समझा दे रहा हूं, देखिए कैसे। आपने क्या किया, इसमें आप जो है एक एटम ले रहे हैं, ठीक है, आपने एक एटम ए लिया, ठीक है, जैसे इससे पहले मैंने आपको समझाया था उसको हम फिर से समझा दे रहे हैं। ए एटम लिया आपने और एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा जब, तो यहाँ ए प्लस बनाएगा। अब कंडीशन क्या हो रही है, ध्यान दो, ठीक है। माना ये आपका न्यूक्लियस है और ये आपका एक आउटर मोस्ट सेल है, ठीक है। माना इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है आपके, तो इलेक्ट्रॉन एक एक करके निकलते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ निकल जाएंगे। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, जब आप एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, माना इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है बाहर, तो इस एटम को कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी आपको, जो आईपी कहला रहा है, ठीक है, जिससे आईपी कहते हैं। तो प्लस आईपी या आईई दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। अगर मैं आईपी बोल रहा हूँ मतलब आयनाइजेशन पोटेंशियल हो गया, या आईई भी आप कह सकते हैं, जो इच्छा हो, ठीक है। ये आईई आपने कर दिया। इसके बाद देखो, अगला इलेक्ट्रॉन अगर आप निकालते हैं तो ए प्लस से निकलेगा, फिर आपको आई ई देना पड़ेगा, तो आपको मिल जाएगा ए टू प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट, अगर एक इलेक्ट्रॉन और निकालेंगे तो वो ए टू प्लस से निकलेगा और मिलेगा आपको ए थ्री प्लस इलेक्ट्रॉन। इसे आप बोलते हैं फर्स्ट प्रथम आयनन ऊर्जा IE1, IE2 द्वितीय आयनन ऊर्जा, और इसको बोलते हैं IE3, ठीक है, तृतीय आयनन ऊर्जा। अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि आपने जब इलेक्ट्रॉन निकाला यहाँ से एक, तो धनायन बढ़ा आपका। न्यूक्लियस तो ऑलरेडी क्या आपका धनायन है ना, न्यूक्लियस तो आपका ऑलरेडी धनायन है ही, लेकिन जब आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे रहे हैं तो धनायन की संख्या में वृद्धि हो रही है।
सेकंड कंडीशन में क्या हो रहा है, माना इसका कुछ आयनन विभव कुछ होगा इसका, ठीक है। तो मान लो कि इसका 200 आयनन विभव, मैं इसका 200 मान ले रहा हूँ, ठीक है, कि इतनी एनर्जी दी इसको, 200 जूल इसको दिया गया एनर्जी, तो इलेक्ट्रॉन एक निकल गया बाहर। अब A प्लस आपके पास अधिकता में आ गया, पहले माना जो भी A प्लस था जितना भी था, अब उसमें 1 प्लस की और वृद्धि हो गई। इसका मतलब धनायन आपका बढ़ रहा है और ऋणायन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब सेकंड कंडीशन में क्या हो रहा है, फिर एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो A प्लस से निकलेगा, फिर आपका क्या बना रहा है A2 प्लस। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, धनायन और अधिक बढ़ रहा है, ठीक है। इसका मतलब इस अगर धनायन अधिक बढ़ रहा है तो इसने और मजबूती से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर जो एनर्जी आपको देनी पड़ेगी पहले के रिस्पेक्ट में और अधिक देना पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है कि 250 हो, फिर 250 ये हो गया, निकल गया 2 इलेक्ट्रॉन। अब एक इलेक्ट्रॉन और निकालना है आपको, माना यहाँ तो माना 2 इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं मैंने, मैं यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ। तो जब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो A3 प्लस बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब जब A3 प्लस बनाया मतलब और मजबूती से धनायन आपका बढ़ते जा रहा है, तो यहाँ पर और भी एनर्जी आपको एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी। तो उस कंडीशन में हो सकता है 300 हो जाए। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रथम आयनन ऊर्जा होती है, ठीक है, प्रथम आयनन ऊर्जा ये IE1 छोटा होगा किससे, IE2, और ये छोटा होगा किससे, I3। आयनन छोटा होगा, ठीक है, मतलब सबसे छोटा, या आप ये कह सकते हो कि सबसे कम आयनन ऊर्जा प्रथम आयनन ऊर्जा की होती है और सबसे अधिक किसकी होती है, तृतीय आयनन विभव का मान, ठीक है। तृतीय आयनन ऊर्जा सबसे अधिक होती है और प्रथम आयनन ऊर्जा सबसे कम होती है। तो अगर क्वेश्चन कभी कभार इस तरीके से पूछा जाता है, ठीक है, कि प्रथम आयनन ऊर्जा का मान द्वितीय आयनन ऊर्जा से कम होता है, ठीक है, तो उसका आंसर आप आयनन ऊर्जा की परिभाषा से भी आप दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं आपकी आयनन ऊर्जा से रिलेटेड। अब हम अगले इसमें बात करेंगे कि आयनन ऊर्जा तो चलिए ठीक है, हो गया। अब आयनन ऊर्जा का इफेक्ट क्या पड़ता है, अगर आप पीरियड में लेफ़्ट टू राइट चलते हैं या ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं तो क्या होता है उसको देखते हैं। चलिए आइए देखें आगे। अब इसमें जो है हम एक काम करेंगे, वो काम क्या है, देखो सबसे पहले अगर मैं ग्रुप की बात करूं या पीरियड की ही हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो हम यहाँ पर, मैं यहाँ पर एक ग्रुप बना दे रहा हूँ। ग्रुप मीन्स फर्स्ट ग्रुप ले लो, हाइड्रोजन, लिथियम, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम। और अगर इस साइड हम चलें पीरियड में, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है। इस ये आपको मालूम है, ये टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, और ये हो जाएगा टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम। ऊपर से नीचे आने पर क्या परिवर्तन होता है और लेफ्ट से राइट जाने में क्या परिवर्तन होता है, ये हमें यहाँ पर देखना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले बात करेंगे किसकी, कुछ चीज़ें, जेड इफेक्ट, ठीक है, या जेफ। जेड इफेक्ट क्या होता है ये आपको हमने बताया है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, अगर हम पीरियड की बात करें सबसे पहले, ठीक है, पीरियड में ये आपको पता है सेकेंड आवर्त में है, ठीक है, इसका पीरियड क्या है आपका सेकेंड। ये सभी एलिमेंट क्या है सेकेंड पीरियड में है।
तो अगर हम इसका डिस्कस करें इसके विषय में, तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर जो सेल होते हैं ना, कोष सेल आपके क्या होते हैं, सेम होते हैं। कोषों की संख्या समान होती है, मतलब इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो किस में जाएंगे, आपके सेम एक ही सेल में आपके जाएंगे, दूसरे सेल में जाएंगे। आप चेक कर सकते हो बोरान का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 1s2 हो जाएगा, 2s2 2p1, ठीक है। ऐसे ही आपका 1s2 2s2 2p2 होगा, 1s2 सब में है तो 1s2 को मैं नहीं लिख रहा हूँ, केवल लास्ट वाला लिख रहा हूँ। देखो 2s2 2p3 होगा, 2s2 2p4, 2s2 2p5, 2s2 2p6 और बस कंप्लीट हो गया। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है आपका, ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन p सब सेल में जा रहा है, ठीक है, और ये दूसरा सेल है। यहाँ भी सेकंड सब में सेलों की संख्या सीमित है, ठीक है। कहने का अर्थ यह है कि जो आपका अगर हम स्ट्रक्चर के दृष्टि से देखें तो ये आपका फर्स्ट सेल है और ये आपकी क्या है, सेकंड सेल है। तो ये सारे जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक ही सेल में है, मतलब 8 के 8 इलेक्ट्रॉन है, लास्ट में 8 जा रहा है ना, 6 2 8, 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से है आपके। इसके पहले आपका 2 इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसमें सेलों की संख्या सीमित है, सेल आपके फिक्स हैं, एक ही सेल में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, और जो परमाणु क्रमांक है, ठीक है, वो क्या है, वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो देखो जैसे हमने क्या कहा आपसे कि बोरान से आप नियॉन जा रहे हैं अगर, ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो सेल है, ठीक है, कोष, ये आपका सेल है। सेल तो फिक्स है ना कि एक ही सेल में सारे इलेक्ट्रॉन आपके जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो न्यूक्लियस, आप न्यूक्लियस ले लो और 2 सेल है ना आपके, इस सेकंड सेल में आपका इलेक्ट्रॉन है। तो अगर इस यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन है तो हम अगर जेड इफेक्ट की बात करें कि जेड इफेक्ट क्या, किस पे हाई होगा, किस पे क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो जेड इफेक्ट है इसके कंपैरिजन में यहाँ पर कुछ तो कम होगा, ठीक है, इन दोनों के बीच जो जेड इफेक्ट है, प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो यहाँ पर क्या है, कोष आपके नहीं बढ़ रहे हैं, इसी कोष में सारे इलेक्ट्रॉन हैं। तो इन इलेक्ट्रॉनों का जो खिंचाव है, ठीक है, मतलब ये जो न्यूक्लियस है ना अपनी तरफ सारे इलेक्ट्रॉनों को बुलाएगा। अगर अपनी तरफ ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जब खींचे चले आएंगे तो जो इसका आकार है वो क्या हो जाएगा, आपका कम होते जाएगा, बढ़ेगा नहीं। बढ़ता कब, अगर आपके सेल भी आपके बढ़ते रहते, ठीक है, तब इसका जेड इफेक्ट आपका कम होते जाता। तो उस हिसाब से आपका अगर सेल की संख्या पर मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो सेल की संख्या पर डिपेंड हो रहा है आपका, ठीक है। यहाँ सेल की संख्या कांस्टेंट है आपकी, फिक्स है कि सेकंड है तो सेकंड में ही है सारे इलेक्ट्रॉन। तो जब आपके सारे इलेक्ट्रॉन इसमें है तो न्यूक्लियस इसको अपनी तरफ बुलाएगा ना, किसी ना एक अट्रैक्शन फोर्स जो आपका प्रभावी नाभिकीय आवेश है वो यहाँ पर बढ़ जाएगा, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन नाभिक की तरफ खींचे चले आते हैं, जिससे कि इसका आकार क्या होता है, आपका छोटा होने लगता है। क्लियर है? आगे देखो, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, सेल जो है आपके वो सेम है, ठीक है। तो सेल आपका अगर सेम है तो इससे होता क्या है, आपका जो कोष है समान है, तो कोषों की संख्या समान होने पर जो आपका जेड इफेक्ट है, ठीक है, या जेफ है, वो क्या होगा, आपका इसमें बढ़ेगा। अगर जेड बढ़ता है तो जो एटॉमिक रेडियस है, ठीक है, एटॉमिक रेडियस वो क्या होगा, आपका कम होगा। जेड इफेक्ट बढ़ेगा मतलब प्रभावी नाभिकीय आवेश अगर बढ़ रहा है, ठीक है, मतलब नाभिक अगर आपका प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो नाभिक क्या है, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ये आकर्षित करेगा
तो वहाँ पर इसका ये जो एटॉमिक रेडियस है, माना यहाँ पर था आपका ये, ठीक है, ये आपका न्यूक्लियस, ये एक सेल है। तो जब इसके पास एक ही कोष है जो भी है, तो ये क्या है, अपनी तरफ इसको खींचने, अपनी तरफ बुलाएगा, और इन दोनों के बीच जो है जेड इफेक्ट का मान ज़्यादा होगा, और ये अपनी तरफ अपनी तरफ बुलाएगा ये। तो हम ये कह सकते हैं जब ये अपनी तरफ इसको खींचे हुए चले आते हैं इलेक्ट्रॉन, तो इसका साइज क्या होगा, स्मॉल होना स्वाभाविक सी बात है, इसका साइज क्या होगा, छोटा होगा। तो जेड इफेक्ट बड़ा होने से, मतलब जेड इफेक्ट बढ़ता है तो एटॉमिक रेडियस कम होता है। ठीक, हमने आपसे कहा कि कोषों की संख्या, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, आप लोग देखिए, कोषों की संख्या क्या होती है आपकी यहाँ पर, समान होती है। अगर कोषों की संख्या समान है तो जेड इफेक्ट क्या होता है, इसका मान बढ़ेगा। ठीक है, अगर जेड इफेक्ट बढ़ेगा, ठीक है, कोषों की संख्या सेम है, तो उस कंडीशन में देखो सारे इलेक्ट्रॉन आपके इसी में है, ध्यान दीजिएगा। तो जब सारे इलेक्ट्रॉन इसी में है, ठीक है, तो इनको निकालना है एक एक करके। अगर इलेक्ट्रॉनों को निकाला जाएगा तो क्या होगा, एनर्जी अधिक देनी पड़ेगी। ठीक है, अधिक एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए आप कह सकते हो कि इसका मान बढ़ेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो IE होगा, ठीक है, IE के मान में भी वृद्धि होगी। ठीक है, मतलब आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा, इसका अधिक होगा। क्लियर है। अगर आप ग्रुप में, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, पीरियड में, ठीक है, किसी भी आवर्त में अगर आप लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो कोषों की संख्या सेम होती है, बट क्या होता है, कोषों की संख्या सेम होने से जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है उसमें वृद्धि होती है। ठीक है, बढ़ जाता है, और जेड इफेक्ट बढ़ने से क्या होता है, आयनन ऊर्जा का मान भी बढ़ जाता है, क्योंकि एक ही सेल में सारे इलेक्ट्रॉन है और उन इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। अगर कहीं पर कंडीशन इस तरीके से होता कि ये न्यूक्लियस है, एक कोष है, दो कोष है, तीन कोष है, तो माना यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, इस तरीके से मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दर्शा दिए हैं। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी, क्योंकि ये बिल्कुल पास है इसके, ये थोड़ा इससे दूर है। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इसकी अपेक्षा थोड़ा सा कम एनर्जी देना पड़ेगा। और यहाँ पर अगर देखें, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए थोड़ी सी ऊर्जा आप दे देंगे तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, क्योंकि इनका जो जेड इफेक्ट है कम हो गया यहाँ पर अब। ठीक है, जेड इफेक्ट क्या है यहाँ पर, कम है इसके रिस्पेक्ट में। क्लियर है, तो इसका ध्यान देंगे आप लोग। कोषों की संख्या समान होती है, कोषों की संख्या समान होने से जो जेड इफेक्ट है इसका मान बढ़ेगा। जेड इफेक्ट का मान बढ़ने से एटॉमिक रेडियस भी उसका क्या हो जाएगा, कम होगा, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि IE का जो मान होगा वो भी क्या होगा, अधिक होगा। मतलब अधिक एनर्जी आपको देनी पड़ेगी उसके आउटरमोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, क्योंकि सेल आपके इक्वल होते हैं। अगर आप ग्रुप की बात करते हैं तो ग्रुप में जस्ट अपोजिट होता है इसका। देखो ग्रुप में क्या होता है, जब आप टॉप टू बॉटम आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जो सेल होते हैं आपके, ठीक है, सेल की जो संख्या होती है इसमें क्या होता है, देखो नंबर ऑफ सेल, यहाँ पर ये आपका स्पेशली ये किसके लिए हो गया, आवर्त के लिए है। ठीक है, और अगर वर्ग की हम बात करते हैं तो वर्ग में क्या है, देखो जो कोष हैं आपके, ठीक है, कोषों की संख्या बढ़ती जाती है। कैसे, हाइड्रोजन ये फर्स्ट पे, ये आपका पहले आवर्त में है, ये दूसरे आवर्त में है, ये तीसरे आवर्त में है, ये चौथे में है, ये पांचवें में है, ये छठवें में है, ये सातवें में है। मतलब हाइड्रोजन जो है, जो हाइड्रोजन का लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो पहले कोष में जाएगा,
लिथियम का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है ये दूसरे कोष में, सोडियम का तीसरे में, पोटेशियम का चौथे में, रुबिडियम का पांचवें में, सीजियम का छठवें में और फ्रेंसियम का किसमें, सातवें कोष में इलेक्ट्रॉन जाएगा। मतलब कोषों की संख्या में वृद्धि होती जाती है। तो अगर कोषों की संख्या बढ़ रही है आपकी, तो निश्चित है कि जेड इफेक्ट आपका क्या होगा, कम होगा। जेड इफेक्ट का मान कम होगा। मतलब इस तरीके से हो रहा है, यहाँ पर जस्ट अपोजिट हो रहा है उसका। ये आपका न्यूक्लियस है, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, ठीक है। इस तरीके से 5, 6, 7 माना आपने कर दिया। तो अगर आपका यहाँ पर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, मान लो लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका तीसरे में या चौथे में जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जेड इफेक्ट का जो मान होगा वो कम होगा जेड इफेक्ट, ठीक है। और जेड इफेक्ट का मान कम होने से क्या हो जाएगा, आई ई के मान में कमी होगी। कहने का अर्थ यही है कि अगर इलेक्ट्रॉन कोष आपके बढ़ रहे हैं, ठीक है, कोषों में वृद्धि हो रही है, ये दूसरा सेल है आपका माना, तो जब दूसरे सेल में इलेक्ट्रॉन होगा तो कुछ एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। ये अगर वही इलेक्ट्रॉन आपका तीसरे में, इसमें इलेक्ट्रॉन आ गया, इसमें इलेक्ट्रॉन है, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन आपने लिख दिया यहाँ, ठीक है। तो अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है तो कुछ उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है तो कुछ देना पड़ेगा। जैसे जैसे आप बढ़ेंगे ग्रुप में, ऊपर से नीचे अगर आते हैं आप, तो यहाँ पर जो जेड इफेक्ट है उसका मान क्या होता है, कम होते जाता है। यहाँ पर अधिक होगा, यहाँ कम होगा, यहाँ कम होगा, यहाँ कम होगा, सातवें में सबसे कम हो जाएगा। तो अगर आपका जेड इफेक्ट का मान कम होते जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो आई ई होगा, मतलब यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन है, सबसे आउटर मोस्ट सेल, इसका माना अगर छठवां है, तो जेड इफेक्ट तो कम है वहाँ पर, और जेड इफेक्ट अगर कम है तो वहाँ थोड़ी सी एनर्जी अगर आप दे देंगे तो इलेक्ट्रॉन हमारा बाहर निकल जाएगा। तो ये आपकी करेक्टेड डेफिनेशन यही चीज़ होती है कि क्या परिवर्तन होता है। तो आवर्त में लेफ्ट टू राइट, ठीक है, बाएं से दाएं जाने पर कोशिका की संख्या समान होती है, इसलिए जेड इफेक्ट का मान बढ़ता है और आई ई के मान में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। और यहाँ जेड इफेक्ट का अगर कोशिका की संख्या सेम होती है तो जेड इफेक्ट बढ़ेगा। जेड इफेक्ट बढ़ने से जो एटॉमिक साइज है, परमाणु का आकार है, वो भी क्या होगा आपका, यहाँ पर कम होते, ये परमाणु आकार आपका क्या है, कम होते जाएगा। मतलब न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और इस वजह से आई ई के मान में क्या होगी, वृद्धि होगी। मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमको अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी। और जस्ट इसका अपोजिट, अगर कोषों की संख्या बढ़ती है, अगर आपकी कोषों की संख्या बढ़ रही है, वर्ग में आप देख रहे होंगे कोषों की संख्या क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो जेड इफेक्ट का मान कम होगा। जेड इफेक्ट का मान कम होने से क्या हो जाएगा, उसका जो परमाणु आकार है वो बड़ा होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं और इस प्रकार से आप कह सकते हो आई ई के मान में क्या होगी, कमी होगी। मतलब थोड़ा सा एनर्जी दे देंगे तो इलेक्ट्रॉन हमारा क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो ओके स्टूडेंट, आज के लिए सिर्फ इतना ही।